Hey everyone, this is Shazli and welcome back to our channel. As you all know कि अभी हमारा एक लाइव सेशन शेड्यूल था इंटरनेशनल बिजनेस का लाइव मॉक था, बट कुछ इनकोडर में कुछ दिक्कत आ गई थी तो वो लाइव मॉक हमारा हो नहीं पाया। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन फॉर यू गाइस ताकि आपका ये जो सेशन है ये मिस आउट ना हो जाए। तो इस सेशन के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस का हम लोग मॉक डिस्कस करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ये सेशन मॉक नहीं सॉरी लाइव नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करना, जो भी मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगी आप उसको पॉज करना, आंसर करने की कोशिश करना एंड उसके बाद में फर्दर मूव ऑन करना। तो ये जो सेशन है इंटरनेशनल बिजनेस का ये इंटरनेट कॉमर्स एंड बेसिकली मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स के लिए है, या जो भी रिलेटिव स्ट्रीम्स है या जो भी रिलेटिव एग्जामिनेशन है जहाँ पे ये वाला आपका जो टॉपिक है ये आपका आता है, तो ये आपके लिए सेशन जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम अब। आपका ये जो मई फर्स्ट वीक है इसके अंदर अनअकैडमी के ऊपर मेरे सेवरल कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि क्रैश कोर्स कॉमर्स का लॉन्च हो रहा है इंटरनेट कॉमर्स जून 2020 के लिए, एज वेल एज पेपर 1 का एमसीक्यू कोर्स जो है वो भी आपका लॉन्च हो रहा है। तो आप चाहें तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेके मेरा ये कोर्सेज वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा रेफरल कोड शाजली भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो स्टार्ट करेंगे हम हमारे इस मॉक के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, तो इस मॉक के अंदर बेसिकली आपके हायर लेवल से लेके लोअर लेवल यानी कि इजी एंड टफ सारे टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है, एंड मेनली 20 क्वेश्चंस ये पूरे के पूरे मॉक के अंदर मैंने कवर किए हैं। नाउ द थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडाउमेंट इज गिवन बाय। फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी की बात हो रही है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बल्कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपकी थ्योरीज वाले काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी कब आई, किसने दी है, थोड़ा सा क्रक्स थ्योरी का। तो फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी की बात करें तो किसने दी थी, हेक्सर ऑर्लिन, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो या फिर हेबल। तो ये जो थ्योरी थी आपकी हेक्सर ऑर्लिन ने दी थी। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दी थी, डेविड रिकार्डो ने कौन सी थ्योरी दी, हेबल ने कौन सी थ्योरी दी थी, आपको वो पता होना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन ये ऊपर आएंगे हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 4 स्टेटमेंट्स है, एक एक करके रीड आउट करते हैं। An international manager is someone who must handle things, ideas and people belonging to different cultural environment। बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट मैनेजर होता है वो एक ऐसा इंसान है जो हैंडल करता है चीजें वगैरह डिफरेंट कल्चरल एनवायरमेंट्स की। नाउ ऑप्शन नंबर बी है, व्हेन अ कंपनी फेसेस द डिसीजन ऑफ वेदर टू बिकम एन इंटरनेशनल एंटरप्राइज दे विल बी एनकाउंटरिंग मेनी इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज एनकाउंटर करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं डील किए होते हैं, जो इश्यूज। सही है, बिल्कुल। अगले पॉइंट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग मैनेजर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं स्ट्रैटेजी डेवलप करना, क्या क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करना है, कैसे गाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे compete करना है अपन को ग्लोबल एनवायरमेंट में। फिर आ जाते हैं कि अंडरस्टैंड करना, नोशन इंटरनेशनल मैनेजमेंट का बेटर होता है बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये लॉजिकली नेसेसरी होता है कि पहले हम मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर दें, पहले हम इंटरनेशनल को डिस्क्राइब कर दें। तो बिल्कुल सही है भाई, पहले हमको पता होना चाहिए मैनेजमेंट क्या है, पहले हमको पता होना चाहिए इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, तभी तो अपने को पता चलेगा ना इंटरनेशनल मैनेजमेंट कैसे किया करना है। तो मार्केटिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका ये फॉल्स है। यहाँ पे आपके जो इंटरनेशनल मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला आपके पास में क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे, मैच द कॉलम देख के रखा है, कल्चर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल स्टॉक, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर यानी कि जो आपका पर्टिकुलर्स देके रखा है, यहाँ पे देके रखा है सम टोटल ऑफ मैन्स नॉलेज। अब देखो यहाँ पे एक इंसान की नॉलेज की बात हो रही है, उसकी बिलीव्स की बात हो रही है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हो नहीं सकता, ना ही ये आपका कैपिटल स्टॉक हो सकता है। अब ये क्या हो सकता है, या तो कल्चर हो सकता है या तो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हो सकता है, दो चीजें हो सकती है। अब देखो यहाँ पे सम टोटल की बात कर रहा है, सम टोटल एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, सम टोटल यानी कि ओवरऑल बात कर रहा है। तो ओवरऑल ये क्या है, हमारा कल्चर है। तो फर्स्ट का हो गया ए। सेकंड की अगर हम बात करें, बी ऑप्शन की बात करें, थ्रोज लाइट ऑन दी कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात हो रही है, तो ये क्या है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया।
अगला देखते हैं, रिवील करता है स्टॉक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लेंडिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब जो भी हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लेंडिंग, ये जो भी कुछ हुआ है, ये क्या हो गया, अपना कैपिटल स्टॉक हो गया। तो थर्ड का मेरा सी हो गया। फिर क्या आ गया हमारे पास में, एक ही बचा एलिमेंट्स हमारे कल्चर के, क्या क्या हो गए, लैंग्वेज, एजुकेशन, रिलीजन, सुपरस्टिशन, ये सारा हमारा एलिमेंट्स हो गया। यानी सामने सामने ही अगर हम देखें तो देख के रखा था, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी। होपफुली यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा आपका? तो ऑप्शंस हैं आपके, imports of automobile parts, dividend payments to home country, investors from a foreign subsidiary, बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टू आईएमएफ। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का जो इंडिविजुअल है उसका ट्रांजैक्शंस एक दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में देखा जाता है। तो जहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है, यानी दो कंट्रीज की रिलेशन की बात नहीं हो रही है, उनके बीच के ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है, वो वाला ट्रांजैक्शन मेरा बीओपी के अंदर इंक्लूड नहीं करेगा। तो पहले में इंपोर्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, दो कंट्रीज की बात होगी यहाँ पे, तो ये तो इंक्लूड होगा। डिविडेंड्स यहाँ पे होम कंट्री के इन्वेस्टर्स को हम पे कर रहे हैं, मिल रहे हैं हमको कहाँ से, फॉरेन सब्सिडरी से, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी अपना दो कंट्रीज की बात कर रहा है। लास्ट वाले में इंटरेस्ट अपन लोग पे कर रहे हैं लोन आईएमएफ, यानी कि आईएमएफ को बाहर जा रहा आ रहा होगा पैसा हमारा। तो डीवी हमारा दो कंट्रीज की, यानी फॉरेन एक्सचेंज की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी देके रखा है, यहाँ पे लिखा है ओनर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि किस कंट्री का, कोई कंट्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो सी जो है ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। Dash was propounded by Adam Smith in 1776, arguing that the countries gain from trading if they specialize according to their production advantages. Option number A, the theory of absolute cost advantage. Option number B, the theory of comparative cost advantage. ऑप्शन नंबर सी, द थ्योरी ऑफ मर्केटिलिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी, लियोनटिफ पैराडॉक्स। तो हमारे एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी प्रोपाउंड करी थी? ए से एडम स्मिथ है, ए से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इस तरीके से याद कर लेना, एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी प्रोपाउंड करी थी? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। कब प्रोपाउंड करी थी? 1776 के अंदर प्रोपाउंड करी थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। Dash means acceptance of an outward looking policy of economic development in place of an inward looking one। अब बोल रहा है कि जब हम लोग एक ऐसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं जो कि आउटवर्ड लुकिंग होती है, आउटवर्ड लुकिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपनी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के कंपैरिजन में हम उसको अगर चूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे, या ऑल ऑफ दी अबव बोलेंगे। अब देखो, मेरी एक पॉलिसी थी, आई एम अ कंपनी ए फॉर एग्जांपल, मेरी एक पॉलिसी थी जहाँ पे हम इनवर्ड लुकिंग थे, यानी अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे थे। इस पॉलिसी को अगर मैं इसकी जगह पे एक आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी को मैं अपनाऊं तो हम लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। अ कंपनी डूइंग इंटरनेशनल international marketing contracts with a foreign producer to manufacture or assemble the products for a sale in foreign market is management contract, contract manufacturing, turnkey contract, या फिर लाइसेंसिंग। अब एक कंपनी जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब यार मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन मैं बहुत ही, मतलब लॉकडाउन के एक दिन पहले मैं स्विच करी थी, तो मैं जब स्विच करी तो मेरा मतलब माइक एंड जो पेंटैप वगैरह था, मैं जहाँ पे पीएचडी कर रही थी वो उसी फ्लैट में छूट गया बिकॉज मेरे को ये पता नहीं था इतना ज़्यादा एक्सटेंड होगा। सो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई वोंट बी एबल टू राइट एनीथिंग ओवर हियर।
बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो एक कंपनी जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है एक फॉरेन प्रोड्यूसर के साथ। कंपनी ए है मान लो इंडिया की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंपनी बी से। कंपनी बी से ये फॉरेन प्रोड्यूसर है, ये कह रही है इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए या असेंबल करने के लिए प्रोडक्ट्स सेल के लिए। तो ये जो है क्या हो गया, कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही आंसर देख के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने की बात हो रही, ठीक है। तो ये कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ये हमारा हो गया हमारा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इस चीज को मैनेज करने के लिए पूरा का पूरा, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। So question number 8 हमारा, dash of economic policy is intended to promote the integration of Indian economy with the global economy. Globalization, liberalization, privatization या फिर none of the above. अब हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको हम लोग क्या करते हैं ताकि प्रमोट हो इंटीग्रेशन इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी में। अब हम लोग क्या करते हैं, मेरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, रूल्स रेगुलेशंस है, इनको अपन को क्या करना है, अपन को ये रूल्स रेगुलेशंस को क्या करना है, लिबरलाइज करना है। लिबरलाइजेशन करते हैं हम लोग अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है उनको थोड़ा सा लिबरलाइज करना, यानी कि थोड़ा सा कम करना, रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम करना, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी हटाना। तो लिबरलाइजेशन जब होता है इकोनॉमिक पॉलिसी का तो हमारा जो है प्रमोट होता है इंटीग्रेशन, जो है प्रमोशन होता है इंडियन इकोनॉमी का जो इंटीग्रेशन है हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिबरलाइजेशन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है ये। ADB was set up in, ADB फुल फॉर्म मेरे को लिख के बताओ, ADB का फुल फॉर्म क्या है। तो ADB आपका सेटअप हुआ 1969, 1967, 1966 या फिर 1968 के अंदर। तो ADB सेटअप हुआ था हमारा 1966 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अभी जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, डैश थ्योरी सजेस्ट फॉर maintaining favorable balance of trade in the form of import of gold for export of goods and services। अब कौन सी ये थ्योरी थी जो क्या बोल रही थी, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए हमको क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है गोल्ड को। ये कौन सी थ्योरी बोलती थी, गोल्ड स्टैंडर्ड थ्योरी, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी, नॉन मर्केंटाइलिज्म थ्योरी या फिर ब्रिटेन वुड सिस्टम। अब जो हमारी कौन सी थ्योरी बोलती थी, ये मर्केंटाइलिज्म थ्योरी बोलती थी। मर्केंटाइलिज्म थ्योरी जो थी वो सपोर्ट करती थी होल्डिंग ऑफ गोल्ड सिल्वर वगैरह को। वो बोलते थे कि जिस कंट्री के पास में ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर है उस कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, यानी कि वो कंट्री जो है ज्यादा स्टेबल, ज्यादा रिच कहलाती थी। हालांकि इन थ्योरीज को, ये जो थ्योरी थी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी, इसको बाद में एडम स्मिथ वगैरह की जो थ्योरीज थी इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था और बाद में एब्सोल्यूट एडवांटेज, देन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, हक्शन-ऑलन की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज इसके बाद में आई थी। तो पहले ये थ्योरी थी हमारी जो क्या प्रमोट करती थी कि जो कंट्री है उसको होल्ड करना चाहिए गोल्ड को, जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड है वो कंट्री बोलते थे कि ज्यादा अच्छा ट्रेड कर रही है, ये माना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। नाउ व्हेन the producer of a product is more than the production of the product is more than the demand in the home country। अब देखो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है अपना, इसकी प्रोडक्शन अगर मैंने ज़्यादा कर दी, मान लो डिमांड थी केवल इतनी और मैंने प्रोडक्शन किया इतना, है ना। तो अभी मेरे पास में स्टॉक हो जाएगा, अभी मैं इसको क्या करूँगी, कहीं और सेल करूँगी या कुछ करूँगी, तो उसको हम क्या करते हैं, डंपिंग बोलते हैं, डंप कर देते हैं।
यही सारा कुछ। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, मोर देन दी डिमांड इन दी होम कंट्री, अपनी होम कंट्री में जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो स्टॉक अपने पास में पाइल्ड अप है आफ्टर दी सेल्स, 7 का डिमांड था, 10 प्रोडक्शन किया, ये जो बचा हुआ 3 है इसको हम कौन सा डंपिंग बोलेंगे, इन्होंने बोला। क्या इसको हम एंटी डंपिंग बोलेंगे, इंटरमिनेट डंपिंग बोलेंगे, प्रीडेटरी डंपिंग बोलेंगे, या परसिस्टेंट डंपिंग बोलेंगे। अब देखो आप लोगों की एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से आप लोगों ने एंटी डंपिंग का नाम सुन रखा होगा, डंपिंग आपको पता होगा, एंटी डंपिंग पता होगा। अब ये जो 3 नए वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इसको क्या करना है, गूगल करना है, अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो डिफरेंस होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट डंपिंग। ठीक, अब ये तीनों ही आपको डंपिंग अच्छे से पढ़नी है एग्जामिनेशन के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एन एडवांटेज that an international company may have over a purely domestic one। प्योरली डोमेस्टिक का मतलब वो सारा कुछ डोमेस्टिक कर रही है, मतलब जो गुड्स ले रही है या जो सेल कर रही है सारा कुछ डोमेस्टिक कर रही है। तो एक इंटरनेशनल कंपनी को उस डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर क्या एडवांटेज मिलती है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास में। पहला ऑप्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बचती है, ज़्यादा इजीली कंट्रोल कर पाती है अपनी ऑपरेटिंग यूनिट्स को, एक्वायर करती है चीपर रिसोर्सेस प्रोडक्शन के लिए, या फिर डील करती है विद अ लेस कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखो इंटरनेशनल कंपनी है तो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट तो होगा, लेस कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं होने वाला अपना, तो फोर्थ वाला तो कैंसिल कर देते हैं। ज़्यादा जो है बोल रहे हैं, पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं कि सेव कर रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी इंटरनेशनल कंपनी है तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है, कम तो हो नहीं सकती। फिर मोर इजीली कंट्रोल कर रही है अपने ऑपरेशन यूनिट को। भाई इंटरनेशनल कंपनी है यानी बड़ी कंपनी है, जब बड़ी कंपनी है तो इजीली तो कंट्रोल करने से रही अपने ऑपरेशन यूनिट को, ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि इजीली कौन कंट्रोल कर पाएगा, डोमेस्टिक वाली छोटी कंपनी। तो ऑप्शन नंबर सी, जो इंटरनेशनल कंपनी होगी ना वो चीपर रिसोर्सेज एक्वायर कर पाएगी, जहाँ पे जिस कंट्री में जहाँ पे चीपर रिसोर्सेज है, चीपर लेबर अवेलेबल है, वो वहीं से उसको हायर करेगी। तो ये एडवांटेज होता है एक इंटरनेशनल कंपनी का डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 13 में दो कंपनीज के बारे में बात हो रही है, कंपनी ए और कंपनी बी। Company A produces a product aimed at low and middle income consumers। बोल रहे हैं कि ये जो कंपनी A है ये मिडिल और लो इनकम वाले लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रही है गुड्स का, ठीक है, A वाली कंपनी। और एक कंपनी B है जो हाई इनकम कंज्यूमर्स के नीचे जो गुड्स है उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो अब मोस्ट लाइकली जो कंपनी A है, कौन सी कंपनी A, ये वाली जो लो और मिडिल इनकम जो के गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, मिडिल इनकम कंज्यूमर्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, ये ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगी देन कंपनी बी इन लोकेटिंग प्रोडक्शन वेयर, यानी कि इनके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में जो ए कंपनी है वो कहाँ पे प्रोडक्शन अपना लोकेट करेगी। 4 ऑप्शंस देके रखे हैं, क्वेश्चन होपफुली समझ आया होगा। तो बिजनेस साइकिल्स आर नॉट कोरिलेटेड विद दोज इन दीज इन इट्स होम कंट्री। अब बोल रहे हैं बिजनेस साइकिल या तो कोरिलेटेड नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी हो नेचुरल डिजास्टर्स की जहाँ पे कम होगी वहाँ पे कंपनी ए अपना प्रोडक्शन करेगी, या फ्रेंचाइजी ऑपरेशन जहाँ पे पॉपुलर हो, या लेबर कॉस्ट जहाँ पे लो हो। अब देखो कंपनी ए प्रोडक्शन कौन से कंज्यूमर्स के लिए कर रही है, लो और मिडिल, तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो लो इनकम ग्रुप्स को या मिडिल इनकम वाले जो लोग हैं उनको टारगेट कर रही है तो इनकी गुड्स की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। भाई अगर एक इंसान है जिसकी इनकम ही 100 रुपए है उसको आप 200 रुपए का गुड्स ऑफर करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो परचेज नहीं करेगा। तो कंपनी ए अपना प्रोडक्शन उस जगह पे लोकेट करेगी जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होगी ताकि उसके गुड्स की कॉस्ट कम आए और वो कंज्यूमर्स को कम से कम दामों पे गुड्स प्रोवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि वो लो एंड मिडिल इनकम कंज्यूमर्स को टारगेट कर रही है।
सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर यहाँ पे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बोलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, Dash was rejected by Adam Smith and Ricardo by stressing the importance of individuals and pointing out that their welfare was the welfare of the nation. The theory of absolute cost advantage, the theory of comparative cost advantage, the theory of mercantilism या फिर Leontief paradox। अब कौन सी थ्योरी रिजेक्ट करी थी एडम स्मिथ और रिकार्डो ने? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताया था कि कौन सी थ्योरी रिजेक्ट करी थी इन्होंने, थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म रिजेक्ट करी थी। तो अगर ध्यान से सुन रहे होगे एक्सप्लेनेशन तो ये आंसर आपको पहले ही पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, a company employing a dash strives for efficiencies of scale by developing a standardized product of dependable quality to be sold at a reasonable price to a global market, that is the same country market set throughout the world. Domestic market expansion concept, मल्टी डोमेस्टिक मार्केट कॉन्सेप्ट या फिर ग्लोबल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या हमारा एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट। बोल रहे कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो एक पर्टिकुलर कंपनी एम्प्लॉय करती है जो कि स्ट्राइव करना चाहती है एफिशिएंसीज ऑफ स्केल बाय डेवलपिंग अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। ठीक है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को डेवलप करती है, डिपेंडेबल क्वालिटी हो जिसकी, और उसको रीजनेबल प्राइस में ग्लोबल मार्केट में जो है सेल करनी थी। आप देखो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है, यहाँ पे आंसर वहीं से मिल गया। क्वेश्चन को ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की लैंग्वेज मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको टफ लगती है, बट आप क्या करो ना, जो लंबे क्वेश्चन होते हैं ना वो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। आप ये 2-3 बार पढ़ोगे ना तो 1-2 वर्ड्स आपको ऐसे वहां पे जरूर मिल जाएंगे जो उस क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर बता रहे हैं। क्योंकि जो लेटेस्ट आपका मैं कहूँ पेपर आ रहा है ना एग्जामिनेशन के, जो भी एग्जामिनेशन में, नेट की केवल बात नहीं कर रही हूँ मैं, सेवरल एग्जामिनेशंस की बात कर रही हूँ, वो सारे के सारे एग्जामिनेशंस में जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ना वो लॉजिक बेस्ड अभी ज्यादा आने लग गए हैं, रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना उनके लिए क्या चाहिए होता है आपको, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको उसी क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर का लॉजिक ढूंढना है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो डैश इज एन अकाउंटिंग सिस्टम जो मेजर करता है गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस। ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए बताया था। रेसिडेंट्स ऑफ अ गिवन कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो गया ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब नीचे मेरे को ये लिख के बताओ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है, बिना गूगल के मेरे को लिख के दिखाना कि आपको सच में पता है डिफरेंस या नहीं पता है। अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई दिक्कत है तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड करके रखी हुई है बिजनेस एनवायरनमेंट की, जहाँ पे मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस की, जहाँ पे मैंने पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कवर अप करके रखा है। आप चाहो तो चैनल पे मेरे वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है? लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना मेंबर कंट्रीज को, लोन प्रोवाइड करना फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो कि मेंबर कंट्रीज के हैं ऑन इट्स ओन गारंटी, या इंश्योर करना एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, या फिर प्रोवाइड करना मेनली फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इंश्योर करना वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं होता है। ये किसका फंक्शन होता है मेरे को बताओ। क्या ये IMF का फंक्शन है या ये WTO का फंक्शन है, ये मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct relating to FDI and foreign trade। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है FDI एंड फॉरेन ट्रेड के रिलेशन में? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है रिजल्ट करती है इन इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, वाइल जो फॉरेन ट्रेड है वो रिजल्ट करता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज।
ये बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है फॉरेन ट्रेड क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोड्यूसर्स टू कवर द इंटरनेशनल मार्केट्स व्हाइल एफडीआई ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंपनी। ऑप्शन नंबर 3 है मेन ऑब्जेक्टिव एफडीआई का प्रॉफिट अर्न करना है और एक्सेल ग्लोबल मार्केट, वाइल जो फॉरेन ट्रेड है हमारा जनरेट करता है रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में। ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दी अबव। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 जो देके रखा है वो तो उल्टा देके रखा है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है एफडीआई जो है रिजल्ट्स इन इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये तो उल्टा देके रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है एफडीआई का वो जो है प्रॉफिट अर्न करना एफडीआई का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। मैंने एक वीडियो भी डाल के रखी है जहाँ पे मैंने एकदम शायद 5 या 10 मिनट की ही वीडियो है जिसमें एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई इन तीनों के डिफरेंस को मैंने बताया हुआ है एकदम क्लिप्स के अंदर, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो फॉरेन ट्रेड जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोड्यूसर्स के लिए टू कवर द इंटरनेशनल मार्केट, और जो एफडीआई है वो अपने पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल लेके आता है। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल आता है ना वो प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है आपका या दोनों करेक्ट है। FDI in India under the automatic route does not provide prior approval either by Government of India or Reserve Bank of India. Investors are only required to notify the concerned regional office of the RBI before the receipt of inward remittances and file required documents with that office before the issue of shares to foreign investors। अब बोल रहा है इनमें से FDI अंडर ऑटोमेटिक जो है रूट के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये मेरी सही है। जब भी ऑटोमेटिक रूट के अंदर एफडीआई आता है तो उसको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल उस पर्टिकुलर आरबीआई के उस पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस में नोटिफाई करने की ज़रूरत होती है केवल। तो दोनों आपके ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 20 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यानी एग्जिम बैंक के अकॉर्डिंग के लिए आपके पास में ये कुछ स्टेटमेंट्स देके रखी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। एग्जिम बैंक जो है वो क्रिएट किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करता है। जो बैंक है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका टू हेल्प एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज। तो अब आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज को तो हेल्प आउट करता है ये, और ये आपका क्रिएट हुआ था अंडर दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आपका जो है ये जो बैंक था ये आपका सेटअप हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके करेक्ट आंसर है। अब आई होप आपको ये आपका सेशन अच्छा लगा होगा। कल दैट इज 2 मई जिसको मैं एक आपका लाइव सेशन लूंगी 9 PM पे। ऑडिटिंग था बट ये लाइव सेशन आपका अनअकैडमी के ऊपर होगा। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास के ऊपर मैं आपका ये लाइव सेशन लेने वाली हूँ। तो मैं आपकी जो कम्युनिटी टैब है मेरे चैनल की, मैं इसके ऊपर वो लिंक पोस्ट कर दूंगी। तो ऑडिटिंग का वो जो लाइव मॉक है वो आप लोग मिस आउट मत करना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो मॉक, आप वहाँ से वो मॉक एक्सेस कर सकते हो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर मेरी पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है लाइव। आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हो मेरी क्लासेस अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।